आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। मैं हूं इरशाद खोखर। नाज़रीन, यकीनन इलेक्शन पे भी बात होगी, लेकिन आज दो तीन और मौजू भी हैं, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और आपको आगाह करेंगे कि नवाज लीग ने माजरत क्यों कर ली मौलाना फजल रहमान साहब से। और पंजाब में गवर्नर का मामला तो आपके सामने आ गया कि पीपल्स पार्टी को मिलने वाली है गवर्नरशिप वहाँ की, लेकिन सिंध की गवर्नरशिप बड़ी अहम है और वो नवाज लीग के लिए बड़ा इम्तिहान कैसे साबित हो रहा है, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। बाकी बलूचिस्तान में फार्मूला बन गया, वजीर आला कौन, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। और इसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब किसको बचाना चाहते हैं और इलेक्शन से कबल 40 अरब रुपए का टीका लगाने की खजाने को ढूंढी कोशिश किसने की और फिर वो मामला कहां जाके पहुंचा। और फूड डिपार्टमेंट का भी तस्करा होगा। आपको आगाह करेंगे कि मुकेश कुमार चावला आउट और राजा की बारात, वो जो राजा गया था, क्या वो वापस आएगी या नहीं आएगी, और ये प्रोक्योरमेंट किस तरह होगी। और जो आते ही एक खिलाड़ी ने बड़े बड़े शोकास नोटिस भी जारी किए हैं, उसका भी तस्करा होगा। सबसे पहले नाजरीन, ये जो मुल्क में सियासी सूरत हाल बन रही है उसके मुतल्लिक बात करेंगे कि जो शेयरिंग फार्मूला बन रहा है, अब बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि नहीं, सब पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे। और आज आपने भी देखा होगा कि JUIFA की क़यादत ने नवाज लीग की क़यादत से मुलाकात की और गुजारिश की कि बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने में हमारी मदद करें। तो जवाब क्या आया कि नहीं, वहाँ तो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। वहाँ पे वजीर आला बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का हुआ, स्पीकर और सीनियर सूबाई वजीर वो नवाज लीग का, और उनके साथ जो तीसरी पार्टी वो बाप पार्टी तो बलूचिस्तान से इधर उधर होने वाली नहीं है। और 3 उम्मीदवारों के नाम लिए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के सादिक उमरानी साहब और सनाउल्लाह जहरी साहब और सरफराज बुगटी साहब, इनमें से एक वजीर आला बनेगा। अब जहाँ तक मेरिट की बात है, देखा जाए तो इनमें से सबसे पुराना जो पीपल्स पार्टी का कारकुन रहा है वो सादिक उमरानी साहब हैं। पहले भी वो बलूचिस्तान में वजीर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते थे। और बाकी आपको हम कितनी बार बताते रहे हैं कि सरफराज बुगटी साहब ऐसे नहीं आए हैं पीपल्स पार्टी में। और अब भी आपको बता दें कि सरफराज बुगटी साहब के ज़्यादा चांसेस हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान होने के। और आपको इसके मुतल्लिक भी आगाह करें कि गवर्नरशिप, आपको पहले भी बताते रहे हैं कि गवर्नरशिप बड़े मामलात हैं इसके कि कौन से सूबे में किसका गवर्नर होगा। उसके लिए 3 नाम आ चुके हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब के गवर्नर के लिए। उसमें मखदूम अहमद महमूद साहब और कमर जमा काहिरा साहब और नदीम अफजल चंद साहब के नाम आए हैं। मुझे जो लग रहा है कि इन तीनों में से नवाज लीग को जो सूट करेगा वो मखदूम अहमद महमूद साहब ही उन्हें सूट करेंगे, क्योंकि कमर जमा काहिरा साहब बड़े तगड़े और ऐसे ही नदीम अफजल चंद साहब भी बड़े तगड़े हैं। और वो अहमद महमूद साहब वो पहले भी गवर्नर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी ने उन्हें लगाया था पंजाब का। तो अब देखें कि ये मामला कहाँ आता है। लेकिन जैसे आपको बताया कि अहम मसला वो गवर्नरशिप है सिंध की, कि कामरान टिसोरी साहब वो अक्टूबर 2022 में कैसे गवर्नर बने थे। उस वक्त तो आसफ अली जरदारी साहब ने एक खातून का नाम लिया था कि उसे हम बनाएंगे। कामरान टिसोरी साहब को आप बड़ा वो मुतहरक देख रहे हैं। ये नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नहीं दिया था, मुक्तदर हल्कों ने उन्हें आगे बढ़ाया था। और जाहिर है फिर सब खामोश, वो गवर्नर बन गए थे, PDMA की हुकूमत थी। और आपको जो आगाह किया कि नवाज लीग की क़यादत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान, अब अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सूबाई हुकूमत में भी नहीं बैठती तो फिर वो तो चाहेंगे कि गवर्नरशिप उनके पास हो, गवर्नर का ओहदा उन्हें दिया जाए, जो शेयरिंग फार्मूला। और पीपल्स पार्टी तो यही चाहेगी कि नहीं, गवर्नर भी हमारा लगे। इस मरतबा वो जोर लगा रहे हैं। घूम फिर के बात वही मुक्तदर हल्कों की आएगी कि गवर्नर वहाँ पे कौन लगाते हैं। हो सकता है कि कामरान टिसोरी साहब भी कंटिन्यू करें। और मौलाना फजल रहमान साहब की जो आपने सियासत देखी, वो PTI के करीब फिर इधर उधर छलांगे, वो क्या है, वो किसको बचाना चाहते हैं? वो बचाना चाहते हैं अपने रिश्तेदार जो इस वक्त गवर्नर KP के लगे हुए हैं, गुलाम अली साहब। उन्हें बचाना चाहते हैं कि किसी भी तरह उसकी गवर्नरशिप को खतरा ना हो, वो गवर्नर बरकरार रहें।
اب ظاہر ہے اس پہ نواز لیگ کی اپنی بھی نظر ہوگی، پیپلز پارٹی کی بھی اپنی بھی نظر ہوگی کہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، اور انہوں نے پرانے اتحادیوں سے کافی وہ بگاڑ بھی لی ہے۔ اب وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے جو ہے ساری سیٹنگ کر لی ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں، وہ بھی اپنا کوئی رستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب ناظرین آپ کو بتا دیں کہ 40 ارب روپے کا ٹکا لگانے کی بھونڈی کوشش وہ کس نے کی؟ یہ قصہ ہے سندھ کے محکمہ آب پاشی کا، ایریگیشن کا۔ یہ جو کیئر ٹیکر وزیر ہے وہاں پہ ایشور لال ہسیجا، کیا انہوں نے بھونڈی کوشش کی؟ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جو قانون کہتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی اسکیم ہوگی یا ٹینڈر ہوں گے کسی اسکیم کے لیے یا کسی پروکرمنٹ کے لیے یا کسی کے بھی لیے، کہ اگر 10 ارب روپے سے زائد مالیت ہے تو وہ انٹرنیشنل ٹینڈر ہوتے ہیں، اس میں انٹرنیشنل کمپنیاں وہ اب اس میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ وہ اس سطح کا ہوتا ہے جو انٹرنیشنل کمپنی کے معیار پہ پوری اترتی ہے کمپنی، وہی اس میں حصہ لے سکتی ہیں۔ اس صاحب نے یہ کیئر ٹیکر آئے تو مختصر مدت کے لیے تھے، لیکن کہاں کہاں اس کی نظر تھی ایشور لال کی؟ آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ ایک جسم دو جان ہے، مکیش کمار چاولہ اور یہ ایشور لال ہسیجا۔ جب وہ ایک جسم دو جان ہو تو ان کے کرتوت تو وہی ایک جیسے ہی ہوں گے۔ تو یہ قصہ ہے کلری بگار فیڈر کا۔ کلری بگار فیڈر کیا؟ کوٹڑی بیراج سے جو کینال نکلتا ہے جو کنجھر جھیل میں آ کے پڑتا ہے، اب کے 4 کا منصوبہ بھی ہے، تو وہاں پہ پانی کی گنجائش جو ہے بڑھانے کے لیے اس کی جو ہے لائننگ ہونی تھی سارے کینال کی، وہ 40 ارب روپے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ انٹرنیشنل ٹینڈر کے بجائے وہ چیف انجینئروں نے انہوں نے ان کو پٹی پڑھائی تھی کہ آپ جاتے جاتے یہ ٹینڈر کر کے یہ ٹھیکہ دے کے جائیں، آپ تو اپنی 4 ارب روپے کی کمیشن لے کے جائیں، اور ان کی بھی موجیں ہی موجیں۔ تو انہوں نے ایک ٹینڈر کے بجائے ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کے 8-9 ٹینڈرز جاری کر دیے۔ پھر وہ معاملہ جب سیکریٹری نیاز عباسی صاحب کے پاس آیا، سیکریٹری ایریگیشن کے پاس، تو انہوں نے وہ ٹینڈر منسوخ کر دیے، وہ تھے ہی اللیگل۔ اب ایشور لال کو جنہوں نے منسٹر بنایا ہے وہ خود بھی سوچیں کہ انہوں نے کس کو بنایا ہے اور اس کا کردار کیا ہے، اس کے کرتوت کیا ہیں۔ اور اس نے صرف یہاں تک نہیں کی، اور بھی دوسری چالاکی دیکھیں کہ کئی انجینئروں سے ان کو جو ہے سیٹنگ وہ پیسے ویسے وہ پکڑے۔ اب وہ چاہ رہے تھے کہ جو پوسٹیں جو پروجیکٹس والی ہیں، جن پہ وہ پروجیکٹس ہیں ان پہ جو ہے لوگ ہیں، ان کو بھی مستقل پوسٹیں کاؤنٹ کر کے ان کے پروموشن بھی وہ کرتے جائیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب پروجیکٹ ختم تو وہ پوسٹ ختم، وہ مستقل تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بھی اس کا معاملہ نہیں بن سکا۔ اب اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو آتے ہیں یہ خود تو کیئر ٹیکر بن گیا، اب اس کا بھائی بھی ایم پی اے بننے جا رہا ہے، مہیش ہسیجا، اور وہ کس کے ٹکٹ پہ؟ وہ متحدہ قومی موومنٹ کی ٹکٹ پہ۔ وہ پہلے نمبر پہ ہیں، متحدہ نے جو فارم بھرے ہیں، جو لسٹ جمع کرائی ہے الیکشن کمیشن میں اقلیتوں کے لیے، انہیں 2 نشستیں صوبائی اسمبلی میں ملے گی۔ پہلے نمبر پہ یہ مہیش ہسیجا ہے۔ یہ شکارپور کا پانی تو انہوں نے سب پیا ہے، یہ شکارپور سے بلانگ کرتے ہیں، چکر رستم سے میرے خیال میں۔ اور دوسرے نمبر پہ رتنانی ہے، وہ دونوں ہو جائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیئر ٹیکر کیا کرنے آئے تھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس کو لگانے والے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، انہیں کچھ کسی اور نے لگایا تھا۔ وہ خود بھی سوچیں کہ یہ کیا کیا چن کے آتے ہیں۔ ایسے ہی خدا بخش مری جو مائنس اور مینر والا ہے، وہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا امیر پور خاص میں، پھر وہ بلوچستان میں انہوں نے جا کے ٹھیکے لیے، پھر اس کا بھی ٹانکا فٹ ہو گیا، اور وہ بھی ایسے ہی ان کا بھی کام ایسے ہی کچھ جو ہے چل رہے ہیں۔ اب یہ جاتے جاتے بھی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین اب آپ کو بتاتے چلیں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ جو پرانا کھلاڑی وہ بھی لاڑکانہ سے واپس آ گیا، طارق ابڑو، اسٹیبلشمنٹ برانچ انہوں نے وہ آ کے سنبھالیے۔ آتے ہی انہوں نے شوکاز نوٹس جو ہے بھرمار کر دی، جتنے بھی تھے۔ جو جون میں فزیکل ہوئی تھی اس میں جس کی جو چھاٹے جائی تھی، اس میں بے نظیرہ بات کے وہ جو آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ بڑا فراڈی مجید کیرو سینٹر والا دیدار مکسی 48,000 بوری گندم، یعنی 50 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی گندم، وہ ان کی جو رپورٹ ہوئی تھی اسے بھی شوکاز ملا ہے۔ زیب بخشی جیکو آباد والا، انہیں بھی شوکاز ملا ہے۔ اور جو بشنی شاہ امداد شاہ سابق ڈائریکٹر فوڈ تھے، اس کا جو پپیٹ مرتضی انڑ بھائی 36,000 بوری شارٹیج کا، انہیں بھی نوٹس ملا ہے۔ باقی کئی لوگوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، اور وہ ہونا چاہیے۔ اب یہ شوکاز نوٹس تو جاری ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال شوکاز، کوئی سزا کیوں نہیں ہے؟
यही वही लोग हैं, हर साल वो खुर्द-बुर्द करते हैं, फिर उन्हें प्रोक्योरमेंट में जाके वो एडजस्ट करते हैं और यही धंधा वहाँ चलता रहता है। ये धंधा आखिर कब तक चलेगा? ये थमता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सिर्फ़ डिपार्टमेंट नहीं, औरों का भी हाथ, सब वो ऊपर तक आपको बताते रहे हैं कि वो कैसे मामलात चलते हैं हाउस तक। तो इसीलिए ये फूड डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क है। और आपको बताएँ कि अभी प्रोक्योरमेंट भी होनी है। अब प्रोक्योरमेंट से पहले ये जो सेक्रेटरी है नासिर अब्बास उमरों ने, इन्होंने फील्ड अफसरान से सारी रिपोर्टें मांगी थी कि इस साल कितनी कैरी ओवर हो जाएगी, कितनी बच जाएगी, कितनी गंदम निकल सकेगी। इन्होंने खरीदी तो जो रिकॉर्ड में भी वो 7,72,000 टन थी 14 लाख टन में से। तो अब मेरी जो इत्तला है कि उसमें से इनके पास जो ये रिपोर्ट्स आई हैं कि हतमी न पता तो हतमी फिगर तो वो मार्च के एंड तक वो आ जाएगी कि कितनी निकलती है, लेकिन इन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि 4 से 4.5 लाख टन गंदम बच जाएगी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने आइंदा प्रोक्योरमेंट के लिए तकरीबन 8 लाख टन गंदम खरीदने का टारगेट रखा है कि 4 लाख 4.5 लाख पहले ही होगी। तो इसमें वो सफिशिएंट होंगे और बिल्कुल होंगे, क्योंकि अब तो वो मामला भी नहीं है। अब वो ओपन मार्केट का रेट जो है वो कम होगा, इनका ज़्यादा होगा, तो ज़ाहिर है वो मामलात भी होंगे कि इनसे इनकी गंदम कौन उठाएगा। ये इस साल भी मामला आया था। अब उन्होंने 8 लाख रखा है कि 8 लाख खरीदेंगे, लेकिन असल बात यह है कि जो अब नई हुकूमत बनने जा रही है वही पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। तो वो क्या करेंगे, वो कैसे खामोश रहेंगे? वो तो कहेंगे कि नहीं भाई ये बड़ी किराए होगी, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, कमीशन की खातिर ये टारगेट और भी बढ़ा देंगे। फिर गंदम सड़ती रहे, खराब होती रहे, फिर वो नई पुरानी के किस्से आपको पता है कि वो किस तरह होते रहते हैं। सरकारी खजाने को किस तरह बेहसी से ये लूटते रहते हैं, और वो सब कुछ होगा कि नहीं ग्रोवर्स के, किसानों के मफाद में हम टारगेट बढ़ा रहे हैं। इन्होंने तो 8 लाख का जो है प्रपोजल मेरे ख्याल में भेजा है, लेकिन इनकी नहीं चलेगी। फिर जो नए आएंगे उन्हीं की वो चलेगी। और इसमें अहम बात कि बारदाने का क्या होगा? बारदाने के मुतल्लिक़ हम आपको कई मरतबा बता चुके हैं कि 2 साल पहले भी 14 लाख टन गंदम का बारदाना खरीदा गया। गंदम तो खरीदी गई 9 लाख टन, 5 लाख टन गंदम का बारदाना वो जो बच गया था, उनमें से तकरीबन ये कह रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख हमने वो जो पास्को से गंदम ली थी उसे दी थी, उसमें भी गड़बड़ है। चलो वो ले लें, तो फिर भी तो 3 लाख टन का बारदाना बच गया। और गुज़श्ता साल इन्होंने क्या गुल खिलाए थे, आपको कितनी बार बताया था कि 14 लाख टन गंदम का टारगेट, और बारदाना खरीदा गया तकरीबन 15.5 लाख टन का। क्योंकि 15% वो होता है कि अगर वो कम हो जाए तो वो कंपनियां देने की पाबंद होती है। वो तो उसी सूरत में होता है कि जब आपका टारगेट अचीव हो जाए। जब टारगेट अचीव नहीं हो रहा था तो ये क्यों लिया? हाँ, इसमें ओमनी भी शामिल और भी शामिल, सारा कमीशन का धंधा था। अब वो खरीदी तो इन्होंने गुज़श्ता साल 7,72,000 टन गंदम, वो बारदाना भी तकरीबन 8 लाख, वो कहाँ गया? तो हाँ, मेरी इत्तला ये है कि अभी इन्होंने ये सोचा है कि नहीं इस साल हम बारदाना नहीं खरीदेंगे। ये तो बारदाना नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो नए आने वाले हैं उनका धंधा कैसे चलेगा, उनकी कमीशनें कैसे चलेंगी। और अब आपको ये भी बता दें कि अब ये तासुर कई लोग दे रहे हैं कि राजा साहब, राजा खुर्रम शहजाद उमर जिसकी बारात चली गई थी, वो दोबारा वापस आएंगे और सेक्रेटरी बनेंगे। तो हमारी इत्तला ये है, जो हमें अपने ज़राए बता रहे हैं, कि राजा की बारात वापस नहीं आएगी। राजा को भूल जाएं, उनके करतूत, उनके कारनामे ही ऐसे रहे हैं। कहाँ जाके उनके मामलात पहुंचे, किस किस इदारे को इसकी करप्शन का पता नहीं है कि उन्होंने कैसे तबाही मचाई अपनी निगरानी में इसने। और इमदाद शाह ने, जो बिशनी शाह आपको बता रहे हैं, वो डायरेक्टर फूड, अब वो भी कोशिश करेगा कि मैं वापस आऊँ। अब वो भाई रिश्तेदार भी है, बशीर मेमन साहब का रिश्तेदार भी है, उसकी जो दूसरी बीवी है, वो उनके जो है वो रिश्ते में वो उनसे कोई उनकी रिश्तेदारी भी लगती है। लेकिन हमारे जो ज़राए कह रहे हैं कि नहीं, अब ऐसा नहीं। और मुकेश कुमार चावला वो भी मुंतखब हो चुके, दूसरे नंबर पे थे। 6 अक़लियती में एमपी तो पीपल्स पार्टी के सिंध में हो जाएंगे। और अगर कुछ चंद और भी इनके साथ जो है मिल गए आज़ाद अरकान, वो सातवां भी उनका वो कामयाब हो जाएगा। तो मुकेश कुमार चावला का 2-3 दिन के बाद ये जो आज़ाद अरकान को जो मौका दिया जाएगा, उसके बाद मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जैसे ही होगा तो उसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन हमने अपने ज़राए से मालूम किया कि क्या वही सर्कल चलेगा, वही चक्कर चलेगा फूड डिपार्टमेंट में जैसे होता रहा है। तो वहाँ से हमें तो ये जवाब मिला है
कि नहीं मुकेश कुमार चावला मिनिस्टर होंगे लेकिन फूड के नहीं होंगे, क्योंकि इसका बड़ा गंद, इसके चर्चे वो कैसे कैसे नेब तक इधर उधर। नेब तो खैर इनकी जेब में पड़ी है, नेब का किरदार क्या होता है वो भी कमीशन बटोरने में लगे होते हैं, लेकिन इनके मामला तो ऊपर तक वो सबसे ऊपर तक जो सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत है वहां तक भी पहुंच चुके हैं। तो हमें वहां से जवाब मिला कि नहीं, इस मरतबा मुकेश चावला को फूड डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।